हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सीडीपी की क्लास 5 और आज का हमारा टॉपिक होगा आनुवांशिकता एवं वातावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। दोस्तों, आनुवांशिकता और वातावरण का ये पार्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। पहले पार्ट में हमने बात की थी आनुवांशिकता के बारे में और दूसरे पार्ट में हमने बात की थी ट्विन्स स्टडी के बारे में। तो दोस्तों, आप उन दोनों क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दोस्तों, आनुवांशिकता को हम पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वातावरण के बारे में। वातावरण को हम फुल डिटेल्ड में समझेंगे, तो प्लीज़ दोस्तों क्लास में एंड तक बने रहिएगा। और आपको ये क्लास कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे पर्यावरण की, यानी एनवायरनमेंट की। तो देखिए दोस्तों, वातावरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, वात प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम वातावरण कहते हैं। यानी कि हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जिनसे हम घिरे हुए हैं उन्हें हम पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वातावरण का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे सभी मानसिक और सामाजिक लक्षण पर्यावरण पर निर्भर करते हैं और एक बालक की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ, अभिवृत्तियाँ, इन सभी पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी कि वातावरण में वे सभी तत्व आ जाते हैं जिनसे एक व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है। वातावरण उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति रहता है और जिस वातावरण में रहकर एक व्यक्ति का विकास होता है। यानी कि एक बालक में किस प्रकार की रुचि होगी, किस प्रकार की प्रवृत्ति होगी, ये सभी वातावरण पर निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों, वातावरण 2 प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले होता है आंतरिक वातावरण, दूसरा होता है बाह्य वातावरण। तो देखिए, आंतरिक वातावरण वो होता है जो जन्म से पूर्व माता के गर्भाशय के चारों ओर की परिस्थितियों से होता है। यानी कि आंतरिक वातावरण वो होता है जो जन्म से पूर्व माता के गर्भ में मिलता है, उसे आंतरिक वातावरण कहते हैं। तो देखिए, बाह्य परिवर्तन वो होता है जिसके अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां आती हैं जो प्राणी को प्रभावित करती हैं। यानी कि जिनमें एक व्यक्ति का विकास होता है या जिसमें एक व्यक्ति रहता है उसे हम बाह्य परिवर्तन कहते हैं। जैसे भौतिक कारक, सामाजिक कारक, ये सभी बाह्य वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वातावरण के कुछ और पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो देखिए, वातावरण ही बालक के व्यवहार का निर्धारण कर उसमें अधिगम क्षमता का उत्तम विकास करता है। यानी कि एक बालक को जिस भी प्रकार का वातावरण दिया जाता है उसी वातावरण के अनुकूल बालक का व्यवहार हो जाता है और उसमें अधिगम की क्षमता का उसी प्रकार से विकास होता है। जैसे एक समृद्ध बौद्धिक पृष्ठभूमि के साथ पैदा हुआ बालक एक पूर्ण व्यक्तित्व नहीं बन सकता है जब तक कि उसे सही वातावरण ना दिया जाए। वह पूर्ण व्यक्तित्व तभी बन सकता है जब उसको सही वातावरण दिया जाए। अगला पॉइंट है, वातावरण परिवर्तनशील होता है। तो देखिए, वातावरण परिवर्तनशील होता है, यानी कि वातावरण में चेंजेस होते रहते हैं। जैसे देखिए, अभी आप जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण आपके लिए बहुत अच्छा है, वहाँ का वातावरण सांस्कृतिक है, सामाजिक है, तो आप उसी वातावरण के अनुकूल व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, सांस्कृतिक नहीं है, तो आप उसी के अनुकूल व्यवहार करेंगे। यानी कि वातावरण भी चेंज हो जाएगा और उससे आपके व्यवहार में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो वातावरण परिवर्तनशील होता है, यानी कि आप जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपको अलग अलग वातावरण मिलता है। तो इसलिए क्या वातावरण परिवर्तनशील होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वातावरण की परिभाषाओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, वातावरण को लेकर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉटसन के अनुसार। वॉटसन ने कहा है, तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहे बना दूंगा। तो दोस्तों, वॉटसन ने कहा है कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दो और मैं उसे जो चाहे बना दूंगा, फिर चाहे उसे मैं डॉक्टर बनाऊं, वकील बनाऊं या चोर बनाऊं।
क्योंकि दोस्तों एक बालक को जिस प्रकार का भी वातावरण दिया जाएगा, बालक उसी के अनुरूप व्यवहार करेगा और उसका व्यक्तित्व भी उसी प्रकार का बन जाएगा। तो वॉटसन ने यहाँ पर यही बात कही है कि एक नवजात शिशु को जिस प्रकार के वातावरण में रखा जाएगा वो उसी प्रकार का व्यवहार करेगा और उसी प्रकार का व्यक्तित्व बन जाएगा। अगला देखिए, वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन आरंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। यानी कि वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आते हैं जो एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं, जो एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। आगे देखिए, रोस के अनुसार वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो देखिए, रोस ने कहा है कि वातावरण वो भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है और हमारे विकास को प्रभावित करती है। यानी कि एक बालक का व्यक्तित्व, बुद्धि और व्यवहार किस प्रकार का होगा ये वातावरण पर निर्भर करता है। उसने वातावरण को यहाँ पर एक भारी शक्ति बताया है जो हर एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वातावरण का विकास पर प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, वातावरण का विकास पर अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक अंतर का प्रभाव। तो देखिए, अगर हम किसी भी व्यक्ति के शारीरिक लक्षण की बात करें तो व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होते हैं, लेकिन इस पर वातावरण का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और जो लोग समतल मैदान में रहते हैं, तो जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं आपने देखा होगा उनकी हाइट, चेहरा, कद थोड़ा डिफरेंट होता है। यानी कि कद में वो छोटे होते हैं, चेहरा भी थोड़ा अलग सा दिखता है। और जो समतल मैदानी इलाकों में रहते हैं तो आपने देखा होगा वो अक्सर लंबे रहते हैं, चेहरा भी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? ये सब वातावरण के कारण हो रहा है। लेकिन अगर जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको पहाड़ी इलाकों में भेज दिया जाए तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद या कुछ जनरेशन के बाद उनके आकार, कद और रंग रूप में आपको फ़र्क दिखाई देगा। तो ये फ़र्क क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उस पर उस वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी चेंजेस क्यों हुए? क्योंकि उनके वातावरण में बदलाव किया गया है। अब हम बात करते हैं मानसिक विकास पर प्रभाव। तो देखिए, गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक ने नदी के किनारे रहने वाले बच्चों पर रिसर्च किया था, तो उन्होंने पाया कि वो गंदे और अस्वच्छ वातावरण और समाज के अच्छे प्रभाव से दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यानी कि उनका मानसिक विकास उस प्रकार से नहीं हो पाया है जिस प्रकार से होना चाहिए। या जो बच्चे एक साफ स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, एक साफ स्वच्छ जगह पर रहते हैं, उनकी तुलना में उनका मानसिक विकास कम हुआ है। तो देखिए पर्यावरण क्या है? पर्यावरण वही तो है जो आपके आसपास है। तो दोस्तों, इसको आप अपने आसपास से भी समझ सकते हैं। जैसे दो परिवार हैं, एक परिवार सिस्टेमेटिकली काम करता है, स्वच्छ रहता है, वहाँ पर बालकों पर भी इसी तरह का प्रभाव पड़ेगा। बालक भी स्वच्छ होंगे, सिस्टेमेटिकली काम करेंगे। और वहीं दूसरा परिवार है जिसमें सिस्टेमेटिकली काम नहीं किया जाता है, स्वच्छ नहीं रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर बालकों पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। बालक भी किसी भी कार्य को सिस्टेमेटिकली नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार का वातावरण होगा, बालक के मानसिक विकास हो चाहे शारीरिक विकास हो, उसी तरह का प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व पर प्रभाव। तो देखिए, ये जितने भी शारीरिक और मानसिक प्रभाव हैं, इन सभी प्रभाव के कारण बालक के व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। यानी कि एक बालक का शारीरिक और मानसिक विकास जिस प्रकार का होगा, बालक का व्यक्तित्व उसी प्रकार का होगा। अगला देखिए, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। देखिए, कुछ प्रजाति की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत ना होकर वातावरण होता है, क्योंकि वे लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध होता है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं, यदि एक महान व्यक्ति के पुत्र को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहाँ शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध ना हो,
तो उसका अपने पिता की तरह महान बनना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको इस प्रकार का वातावरण नहीं मिला है। तो दोस्तों, बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत न होकर वातावरण भी हो सकता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, बालक का बहुमुखी विकास। तो देखिए, वातावरण से बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अंतर्मुखी का अर्थ होता है जो कम बात करने वाला हो, कम बोलने वाला हो। बहिर्मुखी वो होता है जो अधिक बोलने वाला हो, अधिक दोस्त बनाने वाला हो, सभी से बात करने वाला हो। तो दोस्तों, एक बालक अंतर्मुखी होगा या बहुमुखी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस प्रकार का वातावरण दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं आनुवंशिकता एवं वातावरण में अंतर। तो देखिए, अगर हम आनुवंशिकता की बात करें तो आनुवंशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना होती है, और अगर हम वातावरण की बात करें तो वातावरण परिवर्तनशील होता है। यानी कि आनुवंशिकता के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वातावरण को चेंज किया जा सकता है, वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को चेंज किया जा सकता है। ये आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता का अर्थ होता है जो गुण माता पिता से जीन के द्वारा उनकी संतानों को मिलते हैं, उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। तो देखिए, वो कैसे गुण होते हैं, जैसे लंबाई, ऊंचाई, आँखों का रंग, बालों का रंग। तो ये सभी गुण आनुवंशिकता के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, ये ऐसे गुण हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के बालों का कलर उसके पेरेंट्स जैसा है, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह कलर जीन के द्वारा निर्धारित किया गया है। यानी हम कह सकते हैं जीन एक सीमा निर्धारित कर देते हैं जिससे इनको चेंज नहीं किया जा सकता है। और अगर हम वातावरण की बात करें तो वातावरण में बाह्य परिवर्तन होते हैं। बाह्य परिवर्तन जैसे सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, बहुत से परिवर्तन हो सकते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति का विकास कितनी दूर तक होगा और किस हद तक विकसित होगा, ये आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकता अनुमानित होती है। यानी कि आनुवंशिकता से मिले गुणों के आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति का विकास किस प्रकार का होगा और किस हद तक होगा। अगर हम वातावरण की बात करें, वातावरण यह निर्धारित करता है कि एक बालक का विकास किस प्रकार का होगा और कैसा होगा, ये वातावरण पर निर्भर करता है। यानी कि हम कह सकते हैं वातावरण अनुमानित नहीं होता है। और देखिए, बालक की बुद्धि वंशानुक्रम से ही निश्चित होती है और एक बालक का व्यवहार वातावरण के द्वारा निश्चित किया जाता है। अब हम बात करते हैं वातावरण एवं आनुवंशिकता का संबंध। तो देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण पारस्परिक निर्भरता है। यानी कि वातावरण और आनुवंशिकता एक दूसरे के पूरक हैं, सहायक हैं, सहयोगी हैं। यानी कि एक व्यक्ति के विकास में जितनी भूमिका वातावरण की होती है उतनी ही भूमिका आनुवंशिकता की भी होती है। यानी कि बालक के संपूर्ण व्यवहार आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। तो देखिए, वंशानुक्रम से व्यक्ति के शरीर का आकार बनता है और वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं उनका विकास वातावरण के द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आनुवंशिकता और वातावरण में से विकास में सबसे ज़्यादा भूमिका कौन निभाता है, तो दोस्तों आप इसका जवाब क्या देंगे? आप ये बताएंगे कि हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट होता है, या हेरिडिटी माइनस इन्वायरमेंट होता है, या हेरिडिटी डिवाइड इन्वायरमेंट होता है, या हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होता है। तो देखिए, अगर हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को जोड़कर किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति का विकास एडिटिव नहीं है, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को जोड़कर व्यक्ति का विकास नहीं होता है। अब देखिए, अगले ऑप्शन की बात करते हैं, हेरिडिटी माइनस इन्वायरमेंट। तो देखिए दोस्तों, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में से यदि किसी एक को घटा दिया जाए तो क्या एक व्यक्ति का विकास होना संभव है? तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, देखिए दोस्तों, अगर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को डिवाइड कर दिया जाए तो भी एक व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही होगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति का विकास हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है।
एक व्यक्ति के विकास में जितनी भूमिका वातावरण की होगी उतनी ही भूमिका आनुवंशिकता की होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वातावरण की भूमिका कम हो या आनुवंशिकता की भूमिका ज़्यादा हो, या आनुवंशिकता की भूमिका कम हो और वातावरण की भूमिका ज़्यादा हो। ऐसा नहीं होगा, बल्कि किसी भी व्यक्ति के विकास में वातावरण और आनुवंशिकता की परस्पर क्रिया से ही एक व्यक्ति का विकास होता है। इनको अलग अलग कर पाना असंभव है। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स सीटेट की बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे चैनल लेट्स स्ट्राइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और दोस्तों अगर आप सभी क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाते हैं। दोस्तों सीडीपी की एक क्लास में हमने 3 टॉपिक्स को एक साथ क्लियर किया है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। उस क्लास को देखने के बाद आपको सीडीपी के 3 टॉपिक्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे और उस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों अभी आप हमारे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।